तो उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामले एक बार फिर से तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। यूपी में एनसीआर के अलावा लखनऊ में भी संक्रमण की रफ्तार में तेजी आई है। लखनऊ में 16 मार्च से केस बढ़ने शुरू हुए थे, जिसके बाद अस्पतालों को लक्षण के आधार पर जांच के आदेश दे दिए गए हैं। प्रदेश में 5 महीने बाद कोविड केसों में इजाफा हुआ है। इससे पहले पिछले साल अक्टूबर में सबसे ज्यादा सक्रिय मरीज थे और इसके बाद मरीजों की संख्या कम होती गई। अब एक बार फिर से संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। यूपी में पिछले एक दिन में 163 नए मरीज मिले हैं, जिसमें सबसे ज्यादा 65 कोरोना मरीज गौतम बुद्ध नगर में मिले हैं, तो 15 मरीज लखनऊ में, 14 गाजियाबाद में और 12 सीतापुर में मिले हैं। फिलहाल यूपी के 56 जिलों में कोरोना मरीज हैं, जिनकी कुल संख्या 640 हो गई है। अगर पिछले 20 दिनों की बात करें तो कोरोना के मामले 14 गुना बढ़ गए हैं। ये देखा गया है कि पिछले 15 दिनों में केसेस बढ़ना शुरू हुए थे और इधर पिछले 4-5 दिनों में और तेजी से बढ़े हैं, तो ये इस तरह का बढ़ने का ट्रेंड देखा गया है। मंगलवार को कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही की रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव आई है। फिलहाल वो होम आइसोलेशन में हैं, उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। फिलहाल सभी अस्पतालों को अपने यहाँ 10-10 बेड रिजर्व रखने के लिए कहा जा चुका है, जिससे अगर किसी पेशेंट को अस्पताल में भर्ती करने की नौबत आती है तो वहाँ पर किसी तरह की समस्या न हो। उमेशपाल हत्याकांड को लेकर एक और सनसनीखेज खुलासा हुआ है। ये खुलासा अतीक अहमद के पुश्तैनी घर से बरामद एक रजिस्टर से हुआ है। अतीक अहमद के इस ध्वस्त मकान के मलबे से उमेशपाल हत्याकांड का बड़ा सुराग हाथ लगा है। ये मकान अतीक अहमद का पुश्तैनी मकान था, जिसे सितंबर 2020 में बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया था। पुलिस कस्टडी रिमांड में लिए गए नौकर राकेश उर्फ लाला की निशानदेही पर पुलिस ने यहां से एक बैग और आईफोन बरामद किया है। जेल में की गई पूछताछ में अतीक अहमद के घरेलू नौकर राकेश उर्फ लाला ने बताया था कि उसने वारदात के बाद अतीक अहमद के पुश्तैनी मकान का जो मलबा है, उस मलबे में काले रंग का एक बैग छिपा कर रखा हुआ है। उस बैग में एक आईफोन है, कुछ आधार कार्ड हैं। हैरानी की बात यह है कि उस आईफोन में अतीक की आईडी, बड़े अशरफ की छोटे और शूटर गुलाम की आईडी उल्लू के नाम से बनी थी। तीनों आईडी अलग अलग फोन पर चलाई जा रही थी और इस फोन से ही पूरा प्लान तैयार किया गया था। जो कोड वर्ड तैयार किए गए थे उसमें माफिया अतीक अहमद को बड़े नाम दिया गया था। इसके साथ साथ बरेली जेल में बंद अशरफ को छोटे नाम दिया गया था। वारदात में जो शूटर शामिल थे उन्हें भी अलग अलग कोड वर्ड अलॉट किए गए थे, जैसे शूटर गुलाम को उल्लू कोड वर्ड दिया गया था। इस मामले के तार अब यूपी के बाहर भी जुड़ रहे हैं। एसटीएफ ने हैदराबाद से 2 लोगों को हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। धरतीपुत्र मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया और उनकी तरफ से ये सम्मान उनके बेटे अखिलेश यादव ने राष्ट्रपति भवन में ग्रहण किया। श्री मुलायम सिंह यादव मरणोपरांत लोक कार्य उनके पुत्र श्री अखिलेश। राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री, देश के रक्षा मंत्री, धरतीपुत्र के नाम से जाने वाले दिवंगत नेता मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण सम्मान से नवाजा गया। समारोह में प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे। मुलायम सिंह यादव के बेटे और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों सम्मान ग्रहण किया। इस खास मौके पर मुलायम सिंह यादव के दोनों भाई शिवपाल यादव और रामगोपाल यादव भी मौजूद थे। दोनों भाइयों के अलावा नेताजी के भतीजे धर्मेंद्र यादव भी इस खास पल के गवाह बने। देश की सियासत में मुलायम सिंह यादव बड़ा नाम थे। उन्होंने समाजवाद की राजनीति को आगे बढ़ाया। इस बार 7 हस्तियों को मरणोपरांत पद्म पुरस्कारों से नवाजा गया है। गौरतलब है कि गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर इस सम्मान के बारे में नामों की घोषणा की गई थी, जिसे राष्ट्रपति भवन में प्रदान किया गया। पद्म सम्मान देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है और ये 3 श्रेणियों यानी कि पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री प्रदान किए जाते हैं। समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत मिले पद्म विभूषण सम्मान के बाद एक बार से सपाइयों ने भारत रत्न की भी मांग को धार देनी शुरू कर दी है। मुलायम सिंह यादव के गांव सैफई में पद्म विभूषण मिलने पर ग्रामीणों ने नेताजी की समाधि पर फूल चढ़ाकर उन्हें नमन किया। पद्म विभूषण मिलने पर उनके चेहरे पर खुशी तो झलकी, लेकिन भारत रत्न नहीं मिलने को लेकर एक टीस भी दिखी। आदरणीय नेताजी भारत रत्न के लिए सही मायने में हैं। अपने बयानों से सुर्खियों में रहने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य ने नेताजी की उपलब्धियां बताते हुए भारत रत्न से इतर किसी भी सम्मान को उनके कद से विपरीत बताया है। भारत रत्न के ही काबिल थे श्री मुलायम सिंह यादव जी, उनको भारत रत्न ही दिया जाना चाहिए था। वहीं सपा सांसद एसटी हसन ने भी दिवंगत नेता मुलायम सिंह यादव को भारत रत्न देने की मांग की है। पद्म विभूषण मिला, हम शुक्रगुजार हैं, लेकिन हम तो ये चाहते थे कि उनको भारत रत्न मिलना चाहिए। वहीं अपना दल के कार्यकारी अध्यक्ष आशीष पटेल ने मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण का सम्मान देने पर पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का शुक्रिया अदा किया है। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को और माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को, दोनों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने नेताजी को इस पुरस्कार के लिए
चयनित करने का काम कराया है। जाहिर है नेताजी का सम्मान सिर्फ सम्मान भर ही नहीं बल्कि इसमें तमाम दलों को सियासी नफा नुकसान भी दिख रहा है। राजनीति से लेकर अदालत के मोर्चे तक दुश्वारियों से जूझ रहे आजम परिवार के सामने अब अपना आखिरी गढ़ बचाने की चुनौती है। अब्दुल्ला आजम की सदस्यता रद्द होने के बाद स्वार सीट पर चुनाव का बिगुल बजा चुका है और ऐसे में लिहाज सभी दलों ने खम ठोकने शुरू कर दी। स्वार सीट पर संग्राम के लिए अभी तक सपा ने अपने प्रत्याशी को लेकर कोई घोषणा नहीं की है, लेकिन दूसरे दलों में चुनाव की तैयारियों को लेकर हलचल तेज है। अपना दल एस ने भी अपनी सक्रियता तेज कर दी है। अपने दावे को और मजबूत बनाने के लिए अपना दल एस के राष्ट्रीय महासचिव नागेंद्र प्रताप सिंह पटेल 5 सदस्यों की टीम लेकर स्वार पहुंचे और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, जिसके बाद उन्होंने स्वार सीट पर जीत का दावा ठोककर अपनी मंशा भी साफ कर दी है। कार्यकर्ताओं की बैठक थी और हम लोग संगठन की समीक्षा करने आदरणीय अध्यक्षा जी ने 5 सदस्यीय टीम भेजा है। लोकतंत्र प्रजातंत्र का चुनाव है, उसकी प्रक्रिया है, तो निश्चित ही हम स्वार विधानसभा का उपचुनाव जीतेंगे। इधर अपना दल के कार्यकारी अध्यक्ष आशीष पटेल ने भी साफ तौर पर ये कह दिया है कि विधानसभा की दोनों सीटों पर 2-2 हाथ करने के लिए अपना दल कमर कस चुका है। 96 ही नहीं, स्वार विधानसभा में भी कल हमारा कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ और जब आप पार्टी चलाते हैं तो संगठनात्मक कार्य आप लगातार करते हैं। स्वार सीट पर 10 मई को उपचुनाव होना है। बीजेपी और अपना दल के गठबंधन में पिछली बार ये सीट अपना दल एस के खाते में थी, लेकिन सपा प्रत्याशी आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम ने अपना दल के प्रत्याशी को 61,103 वोटों से शिकस्त दी थी। सुप्रीम कोर्ट से आजम खान के बेटे को बड़ा झटका लगा है। विधानसभा सदस्यता बहाली को लेकर अब्दुल्ला आजम को कोर्ट से राहत नहीं मिली है। दरअसल 15 साल पुराने मामले में दोषी ठहराए जाने और 2 साल कैद की सजा सुनाए जाने के बाद अब्दुल्ला आजम की विधायकी रद्द कर दी गई थी। इसके खिलाफ अब्दुल्ला आजम ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने अब्दुल्ला को इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट जाने को कहा है। जानकारी के मुताबिक अब्दुल्ला को सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट जाने के निर्देश दिए हैं। हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि उनकी याचिका पर जल्द सुनवाई कर फैसला करे। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए 10 अप्रैल तक का समय दिया है। दरअसल ये पूरा मामला 2008 का है। उस वक्त आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम ने अपने समर्थकों के साथ छजलैठ थाने के खिलाफ धरना दिया था। ये धरना गाड़ी चेक करने के खिलाफ दिया गया था। इस दौरान सड़क जाम करने जैसी घटना भी सामने आई थी और तब आजम खान समेत 9 लोगों पर सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में कोर्ट ने आजम खान के साथ उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को भी 2 साल की सजा सुनाई थी। सजा के बाद विधानसभा सचिवालय की ओर से 15 फरवरी को अब्दुल्ला की विधायकी रद्द किए जाने के संबंध में आदेश जारी किया गया था। भगवान श्री राम के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य पर एक बार फिर मुकदमा दर्ज हुआ है। दरअसल 3 अप्रैल को रायबरेली में अखिलेश यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ कांशीराम की मूर्ति का अनावरण किया। इसी दौरान जनसभा में स्वामी प्रसाद मौर्य का नारा लगाते हुए एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य मंच से नारा लगाते हुए दिख रहे हैं। मुलायम कांशीराम हवा में उड़ गए। स्वामी प्रसाद मौर्य नारे को पूरा तो नहीं करते, लेकिन आरोप है कि वो भीड़ को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं और धार्मिक भावनाएं भड़का रहे हैं। अभी मेरी आवाज भारी है आप पर, ये फिर से बोलिए। जब मैं मुझसे ज्यादा आपकी भारी आवाज होगी तब मैं बंद करूंगा। मिले मुलायम कांशीराम। इसी वीडियो को आधार बनाकर रायबरेली में ही स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। तहरीर के आधार पर कोतवाली नगर में मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जिसकी विवेचना की जा रही है। हालांकि खुद स्वामी प्रसाद मौर्य ने एबीपी गंगा से बात करते हुए अपने बयान पर सफाई पेश की है। सरकार दुष्भावना से काम कर रही है, यही कारण है। किसी ने मेरा सिर कलम करने के लिए 51 करोड़, किसी ने 51 लाख, किसी ने 21 लाख की सुपारी दी। किसी के खिलाफ एफआईआर नहीं हुई। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच जुबानी जंग कोई नई बात नहीं है, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर एक बार फिर बसपा प्रमुख मायावती ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तंज कसा है। बसपा सुप्रीमो मायावती एक के बाद एक 3 ट्वीट करते हुए आरोप लगा दिया कि समाज में जातिवाद द्वेष फैलाना समाजवादी पार्टी का स्वभाव है। मायावती ने लिखा है, सपा प्रमुख की मौजूदगी में लगाए मुलायम कांशीराम हवा में उड़ गए जय श्री राम के नारे को लेकर रामचरितमानस विवाद वाले सपा नेता पर मुकदमा होने की खबर आज सुर्खियों में है। वास्तव में यूपी के विकास और जनहित के बजाय जातिवादी देश और अनर्गल मुद्दों की राजनीति करना सपा का स्वभाव रहा है। मिले मुलायम कांशीराम हवा में उड़ गए जय श्री राम। यूपी की सियासत में 30 साल पहले दिए गए इस विवादित नारे ने एक बार फिर से प्रदेश में भूचाल खड़ा कर दिया। मायावती ने अपने दूसरे ट्वीट में 1993 के इसी घटनाक्रम का जिक्र किया है। ये हकीकत लोगों के सामने बार बार आती रही है कि 1993 में कांशीराम ने सपा बसपा गठबंधन मिशनरी भावना के तहत बनाई थी, लेकिन मुलायम सिंह यादव के गठबंधन का सीएम बनने के बावजूद उनकी नियत पाक साफ न होकर बसपा को बदनाम करने और दलित उत्पीड़न को जारी रखने की रही।
इसके साथ ही बसपा प्रमुख ने हिदायत देते हुए लिखा है कि सपा की हरकतों से दलित, अन्य पिछड़ों और मुस्लिम समाज को सावधान रहने की सख्त जरूरत है। हिंदू धार्मिक ग्रंथों को लेकर नया विवाद शुरू हो गया है। अब साधु संतों ने मुख्य ग्रंथों को राष्ट्रीय पुस्तक घोषित करने की मांग की। रामचरितमानस, रामायण और श्रीमद् भागवत गीता को राष्ट्रीय पुस्तक घोषित करने की मांग का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। अब संतों ने भी 3 धार्मिक ग्रंथों को राष्ट्रीय पुस्तक घोषित करने की हुंकार भर दी है कि इसको सरकार धार्मिक ग्रंथ के रूप में घोषित कर दिया। यदि राष्ट्रीय ग्रंथ के रूप में हो जाएगा तो कोई भी व्यक्ति इस पर कोई आरोप नहीं करेगा। यदि करता है तो उसमें ये विधान होता है कि उसको तुरंत दंड दिया जाए। उधर भाजपा ने भी ग्रंथों को राष्ट्रीय पुस्तक घोषित करने के लिए जन जागरण अभियान शुरू कर दिया है। अभियान के पहले दिन कचहरी में वकीलों और वार्ड कार्यों को पत्रक बांटकर जागरूक किया गया। इसे शीघ्र जो है राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित किया जाए, नहीं तो कुछ रामद्रोही और कुछ कृष्णद्रोही जो है उटपटांग की भाषा बोल करके हमारे ग्रंथों को अपमानित करते रहते हैं। हालांकि संतों की माने तो आए दिन धार्मिक ग्रंथों पर आपत्तिजनक टिप्पणी की जाती है। अगर इन ग्रंथों को राष्ट्रीय पुस्तक का दर्जा मिलता है तो आपत्तिजनक टिप्पणी करने वालों को सजा मिलेगी, जिसके डर से लोग इन ग्रंथों पर किसी भी तरह की टिप्पणी नहीं कर सकेंगे। सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज ब्लॉक के एक स्कूल में मिड डे मील में कीड़ मिलने पर ग्रामीणों ने हंगामा कर दिया। अगर आपका बच्चा कंपोजिट विद्यालय में पढ़ रहा है तो आप सावधान हो जाएं, क्योंकि स्कूल में दिए जाने वाले मिड डे मील में कहीं आपके बच्चे के सामने कीड़ा तो नहीं परोसा जा रहा। आप हैरान मत होइए, क्योंकि ये तस्वीरें ही काफी है ये बताने के लिए कि आपके बच्चे को सच में ही कीड़ा परोसा जा रहा है। बच्चों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वाली ये तस्वीरें रॉबर्ट्सगंज ब्लॉक के कंपोजिट विद्यालय बहेरा की है, जहां मिड डे मील में घटिया किस्म के चावल का इस्तेमाल हो रहा था। सिर्फ चावल ही नहीं, यहाँ तो कीड़े वाली सोयाबीन भी बच्चों को खिलाई जा रही थी। यही नहीं, इस स्कूल ने तो स्वच्छ भारत मिशन की धज्जियां उड़ा दी, क्योंकि ये गंदगी की तस्वीरें इसकी तस्दीक दे रही है। अब आप स्कूल का किचन ही देख लीजिए, आपको ये कहां से किचन लग रहा है? किचन तो कम, ये किसी कबाड़ खाने से कम नहीं। हालांकि बच्चों ने जब परिजनों से इस बात की शिकायत की तो परिजनों ने स्कूल में हंगामा कर दिया और सीधे बेसिक शिक्षा अधिकारी से शिकायत करने पहुँच गए। जी, प्रोग्राम संज्ञान में आया है जो है तो संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी से संपूर्ण प्रकरण की इसकी जाँच कराई जाएगी और उनको निर्देशित भी कर दिया गया है, जो भी दोषी होगा उचित कार्रवाई। हालांकि बेसिक शिक्षा अधिकारी ने मामले में जांच की बात कही है, क्योंकि पिछले दिनों घोरावल में भी एक स्कूल में बच्चों को नमक रोटी खिलाने का वीडियो वायरल हुआ था। उधर अब एक बार फिर से नया वीडियो वायरल होने से विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।